वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है उसको देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकाधिकार किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति दोनों को साथ साथ नियंत्रित कर सकता है। और दूसरा कथन है, यदि वह वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है तो उसे उपभोक्ता की मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति करना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि एकाधिकारी जो होता है वो एक समय में क्या कर सकता है, या तो वस्तु की कीमत को निर्धारित कर सकता है या वस्तु की पूर्ति की जाने वाली मात्रा को, दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। सबसे पहले अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में एआर वक्र और एमआर वक्र दोनों एक ही होते हैं, एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम देखें तो एआर वक्र और एमआर वक्र नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं सी। एमआर वक्र और एआर वक्र के आधार पर हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार की वास्तविक स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध एकाधिकार के मध्य होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तविक जीवन में अगर हम देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध एकाधिकार देखने को नहीं मिलता है। वास्तविक जगत में अल्पाधिकार, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है। फिर दूसरा है, प्रोफेसर चेम्बरलिन ने अपूर्ण प्रतियोगिता की विचारधारा प्रस्तुत की। ये कथन गलत है, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता का जो विचार है वो किसने दिया था, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। और तीसरा कथन है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने एकाधिकृत प्रतियोगिता की विचारधारा प्रस्तुत की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कंसेप्ट है वो दिया था चेम्बरलिन ने, और इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है वो किसने दिया था, जॉन रॉबिन्सन ने। तो यहाँ पे तीसरा कथन भी गलत है, केवल आपका यहाँ पे पहला कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कीमत विभेद प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग में एकाधिकारी संतुलन की शर्तें हैं। इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशन है? तो सबसे पहले अगर हम देखें, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए, एमआर इक्वल टू एमसी होना चाहिए। और दूसरा, दोनों बाजारों में जो सीमांत आगम है, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो संतुलन की स्थिति में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शर्त भी हो सकती है अगर इसके साथ में हम जोड़ दें एम सी इक्वल टू एम आर। नेक्स्ट देखिए, यदि दो बाजारों में मांग की लोच समान हो, सीमांत आय समान हो, मूल्य समान हो, ठीक है, दो बाजार हैं अलग अलग जहां पे इलास्टिसिटी क्या है, दोनों बाजारों में इक्वल हैं, मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल हैं और प्राइस अगर इक्वल हैं, तो इसी कंडीशन में क्या होगा, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, मूल्य विभेद जो है वो संभव नहीं होगा। ठीक है, मूल्य विभेद के लिए क्या जरूरी है, कीमत विभेद के लिए क्या जरूरी है, दोनों बाजारों में जो मांग की लोच है वो अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कीमत विभेद में वस्तु की मांग की लोच जितनी अधिक होगी उस बाजार में उत्पादन का, ठीक है, कीमत विभेद में वस्तु की मांग की लोच जितनी अधिक होगी उस बाजार में क्या किया जाएगा, कम भाग बेचा जाएगा, अधिक भाग बेचा जाएगा, या मांग की लोच का बिक्री की जाने वाली मात्रा से कोई संबंध नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। तो वस्तु की मांग की लोच जिस बाजार में अधिक होगी वहां पे कम भाग बेचा जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिए। अगला देखिए,
कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन की शर्तें। ठीक है, एकाधिकार का जो संतुलन है वो कहाँ पे होगा? दोनों बाजारों में जो सीमांत आगम है वो बराबर होने चाहिए और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनमें से अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीमत विभेद भिन्न भिन्न मांग की लोच वाले बाजारों में संभव है। बिल्कुल सही है। ठीक है, कीमत विभेद के लिए क्या जरूरी है? विभिन्न बाजारों में मांग की लोच जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। और दूसरा कथन है, एक ही लोच के भिन्न भिन्न बाजारों में कीमत विभेद किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, कीमत विभेद के लिए क्या जरूरी है? विभिन्न बाजारों में मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका केवल पहला कथन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, कीमत विभेद किस परिस्थिति में संभव है? कीमत विभेद, एक ही वस्तु की अलग अलग बाजारों में जो अलग अलग कीमत वसूली जाती है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं हो सकता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी नहीं हो सकता है, प्रत्येक बाजार की स्थिति में भी नहीं हो सकता है। केवल जब किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है, मोनोपोली, एकाधिकार की स्थिति में ही क्या होता है? कीमत विभेद संभव होगा। अगला है, कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन की शर्तें हैं। तो सबसे पहली शर्त क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होने चाहिए। और फिर दूसरा है, दोनों बाजारों में जो सीमांत आगम है वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत सभी बाजारों में भिन्न रखें तो ऐसी स्थिति को सरल एकाधिकारी कहा जाएगा? नहीं। ठीक है, ये क्या होगा? विभेदात्मक एकाधिकार होगा, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली होगा। और दूसरा है, उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न कीमत की प्रकृति को कीमत विभेद या विभेदकारी एकाधिकारी कहा जाता है। तो दूसरा कथन जो है यहाँ पे सही है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए 96, कीमत विभेद किसे कहते हैं? ठीक है, कीमत विभेद में क्या होगा? एक समान उत्पादन के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग बाजार होते हैं, हो सकता है ऐसा। और फिर मिश्र कीमतों पर विक्रय किया जाता है, एक ही वस्तु को अलग अलग कीमतों पर विक्रय किया जाता है। ये दोनों कथन सही हैं। करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राशिपातन कीमत विभेद की एक विशेष दशा है जिसमें दो पृथक बाजारों में एक बाजार घरेलू होता है और दूसरा विदेशी बाजार होता है। बिल्कुल सही है। डंपिंग की अगर हम बात करें राशिपातन, तो कीमत विभेद का ये ग्रुप होता है, इसमें दो बाजार होंगे। एक घरेलू बाजार होगा जिसमें वस्तु को ऊंची कीमत पे बेचा जाता है और दूसरा बाजार होता है विदेशी बाजार होता है जहां पे वस्तु को अपेक्षाकृत कम कीमत पर बेचा जाएगा। दूसरा कथन इसमें है, एकाधिकार से साधनों का आवंटन और अल्प उपयोग तथा उपभोक्ताओं के कल्याण में वृद्धि होती नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता में कह सकते हैं वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आपका केवल पहला कथन सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए, राशिपातन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कीमत विभेद का एक विशिष्ट उदाहरण है। बिल्कुल सही है। फिर इसमें एकाधिकार के दो बाजार होते हैं, एक स्वदेशी बाजार होगा और दूसरा होगा विदेशी बाजार। फिर इसमें विदेशी बाजार का सामना कर वहां एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल भी सही है। और सामाजिक कल्याण कम होता है, ये कथन गलत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, राशिपातन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल उत्पादन स्थिर नहीं होता है। और दूसरा है, दोनों बाजारों में सीमांत आगम बराबर होता है। दोनों कथन सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखिए, राशिपातन क्या है? ठीक है, राशिपातन क्या है? कीमत विभेद की एक विशेष दशा है। बिल्कुल सही है, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में है, घरेलू बाजार का एकाधिकारी होने के कारण इसमें वस्तु कम कीमत पर बेची जाती नहीं। घरेलू बाजार में क्या होगा, वस्तु को ऊंची कीमत पर बेचा जाएगा, और विदेशी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करने के कारण वस्तु अधिक कीमत पर बेची जाएगी नहीं। ठीक है, वस्तु को कम कीमत पर बेचा जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिफिन ने एकाधिकारी शक्ति को कोटि की मांग की आड़ी लोच के रूप में स्पष्ट किया है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, मांग की आड़ी लोच जितनी अधिक होगी एकाधिकारी शक्ति उतनी अधिक होगी नहीं। मांग की आड़ी लोच क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मांग की लोच अगर कम होगी तो एकाधिकारी शक्ति क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घकालीन संतुलन में एकाधिकारी अनिवार्य रूप से अल्पकालीन संतुलन में होगा। बिल्कुल सही है। तृतीय श्रेणी में कीमत विभेद व्यावहारिक है। व्यावहारिक जीवन में तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद पाया जाता है। बिल्कुल सही है। कीमत विभेद तभी संभव है जब उत्पादक के पास एकाधिकारी शक्ति है, एकाधिकारी मोनोपोली पावर होता है, तभी कीमत विभेद हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि विभेदीकृत उत्पादन की मात्रा ऊंची होती है तभी मांग की आड़ी लोच ऊंची होगी। बिल्कुल सही कथन है। भंजित मांग वक्र का विचार पोल एम स्विजी, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं विंकुचित मांग वक्र, किंग्ड डिमांड कर्व का जो कंसेप्ट है वो पोल एम स्विजी के द्वारा दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। और ए आर माइनस ए सी फर्म की एकाधिकारी शक्ति का सही मापक होता है नहीं। एकाधिकारी शक्ति का माप करने के लिए क्या होता है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है, या ए आर माइनस एमसीएम कह सकते हैं। तीसरा कथन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, एकाधिकारी शक्ति की माप सीमांत लागत और कीमत अंतर के आधार पर की जा सकती है। बिल्कुल सही है पहला कथन। और दूसरा है, एकाधिकारी शक्ति को औसत आगम और सीमांत आगम के अंतर के द्वारा मापते नहीं। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकाधिकारी शक्ति का विशुद्ध प्रतियोगिता एवं विशुद्ध एकाधिकार में गुणांक शून्य होता है, नहीं। दूसरा, विशुद्ध प्रतियोगिता प्योर कंपटीशन में एक फर्म कीमत उत्पादन नीति में परिवर्तन होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विशुद्ध प्रतियोगिता में क्या होगा, एक फर्म की कीमत और उत्पादन नीति में परिवर्तन होगा। तो केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांग की कीमत लोच जितनी कम होगी एकाधिकारी शक्ति की कोटि उतनी ही अधिक होगी। बिल्कुल सही है। मांग की कीमत लोच कम होने का मतलब है मांग की लोच बेलोजदार है, तो एकाधिकारी शक्ति कोटि उतनी ही अधिक होगी। पहला कथन बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में मांग की लोच और एकाधिकारी शक्ति की कोटि के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखिए, एकाधिकार तथा एकाधिकृत प्रतियोगिताओं में क्या समानता है? समानता की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों बाजार अवस्थाओं में संतुलन कीमत रेखा से नीचे होता है। ठीक है, जब हम संतुलन की बात करते हैं तो ये हमारा एमआर वक्र है, ये हमारा कीमत रेखा या जिसको हम एआर कह सकते हैं, और संतुलन होगा जहां पे एमआर और एमसी बराबर होते हैं, मतलब एआर वक्र से नीचे की तरफ होगा, कीमत रेखा से नीचे की तरफ होगा। अगला देखिए, फर्म संतुलन के अंतर्गत आने वाली दो शर्तें, ठीक है, एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटने पर पूरी होती हैं। बिल्कुल सही है। और एमआर इक्वल टू एमसी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कब संभव होगा, सभी बाजारों के लिए यही शर्तें लागू होगी।
MR और MC बराबर होने चाहिए और MC वक्र MR को नीचे से ऊपर की ओर काटें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी बाजारों के लिए फर्म में संतुलन की शर्तें होगी। अगला देखिए, निम्न रेखा चित्र को देखकर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का साम्य इक्विलिब्रियम OQ उत्पादन मात्रा पर होगा, क्योंकि संतुलन यहाँ पे होगा इस जगह। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो लाभ हैं वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो है जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, और BC जो है वो अधिकतम लाभ को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे जो अंतर है TR और TC के बीच में वो सर्वाधिक हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन क्या था आपका, TR और TC ज्यादा है, यहाँ पे TR से TC ज्यादा। देखिए ये TR कर्व ऊपर है और TC कर्व नीचे की तरफ है, तो पहला सही है। और दूसरा है दोनों में अंतर सर्वाधिक है, मतलब दोनों में अंतर सर्वाधिक का मतलब हो गया यहाँ पे अधिकतम लाभ होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, उपभोक्ता वस्तु की अनेक किस्में किस बाजार में होती हैं? ठीक है, एक ही वस्तु की अगर हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग, मतलब उसकी जो निकट स्थानापन्न वस्तु हम कह सकते हैं अलग अलग किस्में होती हैं, वो किस बाजार में पाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, वस्तु विभेद पाया जाता है। ठीक है, वस्तुएं क्या होती हैं, निकट स्थानापन्न होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और मार्केट से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको देखेंगे।